सविता, अरे ओ सविता। बोलिए शैलेंद्र जी, क्या बात है? आज चाय में चीनी मत डालना। क्यों? आपको तो मीठी चाय पसंद है, फिर बिना चीनी की चाय कैसे पियोगे? मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया, मुझे डायबिटीज हो गई है। हे भगवान, कब, कैसे, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वो कल ही टेस्ट कराया था तो पता चला, लेकिन घर पर आया तो कुछ काम में लग गया और बताना भूल गया। हे राम, ये क्या हो गया? अरे चिंता ना करो, कंट्रोल में है। चलो अब जाओ और फटाफट फीकी चाय बनाकर लाओ। सविता अभी किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि शैलेंद्र ने कहा, ये सूरज और रजनी कहाँ है, सो रहे हैं क्या? हाँ, दोनों सो रहे हैं। अच्छा, तो दोनों को उठा दो ना, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, अभी उठाती हूँ। सविता किचन में जाने से पहले सूरज और रजनी के कमरे में पहुंची और चिल्लाने लगी, सूरज, रजनी, चलो फटाफट उठ जाओ, देखो क्या टाइम हो रहा है, तुम लोगों को कॉलेज भी जाना है। वापस 2 मिनट, अभी उठ रहे हैं। अभी और तभी कुछ नहीं, जल्दी उठो, पापा गुस्सा कर रहे हैं। अरे यार, पापा जरा देर सोने नहीं देते। तभी बाहर से शैलेंद्र की आवाज आई, सविता, कितनी देर लगेगी? अजी बस 1 मिनट। देख पापा गुस्सा कर रहे हैं, चलो जल्दी से बाहर आओ वरना मुझे भी डांट पड़ेगी। अरे यार, ओके उठ रहा है। शैलेंद्र ने कोई गुस्सा नहीं किया था, बल्कि वो तो चाय के लिए बुला रहा था, लेकिन सविता ने बच्चों के सामने बाप का डर बनाने के लिए झूठ बोल दिया था और फिर जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। सविता ने गर्मा गर्म पराठे, आलू की सब्जी और साथ में ताजा आम का अचार परोसा। सूरज और रजनी फ्रेश होकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। लो भैया, आ गया तुम्हारा नाश्ता, गर्मा गर्म पराठे सीधा तवा से। वाह मम्मी, 1 नंबर। अरे मम्मी, आपने आम का अचार भी रखा है, लव यू। चलो बताओ जरा, कॉलेज में क्या क्या चल रहा है तुम लोगों का? पापा, मेरा तो लास्ट ईयर चल रहा है, अगले हफ्ते से प्लेसमेंट ड्राइव भी शुरू हो रही है। बहुत बढ़िया। अब देखो अच्छी नौकरी निकलवा लेना ताकि मैं जल्दी रिटायर हो सकूं। पापा, मेरा तो बस फर्स्ट ईयर है, अभी पढ़ाई चल रही है, अभी कोई इंटरेस्टिंग चीज शुरू नहीं हुई है। अच्छा, ध्यान से पढ़ाई करो, पहले साल की नींव ही मजबूत बनाओ बेटा। इतने में शैलेंद्र उठकर तैयार होने चला गया। सूट पहनते हुए उसने घड़ी देखी और बैग कंधे पर डाला। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे लंच बॉक्स तो ले लीजिए और दवा मत भूलना। हाँ भाई, सब ले लिया। तभी पीछे से आवाज आती है, पापा 1 मिनट। पापा, आज हम कॉलेज नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे बेटा? अरे वो आज कॉलेज में कुछ खास क्लास नहीं है तो सोचा। हाँ, आज तो टाइम पास ही होता है। वाह, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फीस भर रहा हूँ और यहाँ तुम लोगों की छुट्टी चल रही है। ये कोई पिकनिक है? चलो फटाफट तैयार हो जाओ और निकलो कॉलेज के लिए। बच्चों ने मुंह लटका लिया और मजबूरी में उन्हें कॉलेज जाना ही पड़ा। कुछ दिन बाद रविवार आया। सूरज और रजनी ने चैन की नींद ली और 11 बजे तक उठे। ओहो, महाराज और महारानी अब जागे हैं। मम्मी, आज संडे है, थोड़ा तो आराम बनता है ना। और मम्मी, आज हमारा फेवरेट नाश्ता बनाइए ना, पूरी छोले और सूजी का हलवा। ये सुनते ही शैलेंद्र बोल पड़ा, वाह, नाश्ता भी फेवरेट चाहिए और उठे पूरे 11 बजे, यह क्या तरीका है? पापा, आज छुट्टी है। छुट्टी का मतलब यह नहीं कि दिन ही खराब कर दो, कोई समय होता है उठने का भी। 11 बजे कौन नाश्ता करता है? दोनों उदास हो गए। उन्होंने मुंह लटकाकर चुपचाप टीवी चला लिया, लेकिन तभी लो, आ गया तुम्हारा फेवरेट नाश्ता। मम्मी, अब सच में बना लाई? मम्मा, अब बेस्ट हो। दोनों मां से लिपट गए, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक बात बैठने लगी थी कि पापा सिर्फ डांटते हैं, वो हमारी परवाह नहीं करते। फिर एक दिन रजनी कॉलेज से लौटी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा ऐसा जैसे पूरे दिन रोते हुए गुजारा हो। वो सीधा अंदर आई और बुरी तरह बिलखने लगी। अरे रजनी, ये क्या हाल बना रखा है बेटा, रो क्यों रही है बिटिया? मम्मी, मेरा बैग खो गया। हे भगवान, क्या कह रही है तू? उसमें मेरी सारी किताबें थी, कुछ पैसे थे जो आपने दिए थे। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा क्या कहेंगे अब? सविता का चेहरा भी सख्त हो गया। वो जानती थी कि शैलेंद्र को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हाँ, यही तो बात है, तेरे पापा सिर्फ तुझ पर नहीं मुझ पर भी गुस्सा निकालेंगे। तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मम्मी, प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ, भी पापा से कुछ बोल दो, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, मेरा यही तो काम है, तुम गलती करो और डांट मैं सुनूं। थोड़ी देर में जब शैलेंद्र को बात पता चली तो तूफान आ गया। क्या बैग खो दिया?
अरे महीने का आखिरी समय चल रहा है, सैलरी का कोई भरोसा नहीं और ये महारानी किताबें घुमा कर बैठी है। अब फिर से और पैसे कहाँ से लाऊं? पापा प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे जाओ यहाँ से। रजनी दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद सविता उसके पास पहुंची। रजनी बेटा ये ले पैसे। मम्मी आप? मैंने तेरे पापा को बहुत मुश्किल से मनाया है, ये ले पैसे और नया बैग और किताबें ले आना, ठीक है? चल अब रोना बंद कर। मम्मी यू आर द बेस्ट, वरना मुझे लगा था पापा आज मुझे दफना ही देंगे। समय धीरे धीरे निकल रहा था। कॉलेज वालों ने एक ट्रिप प्लान करी। रजनी तो पहली बार कहीं बाहर जाने वाली थी। उसका उत्साह आसमान पर था। सूरज भी जाना चाहता था। मम्मी प्लीज पापा को बोलिए ना, मुझे ट्रिप पर जाना है। हाँ मम्मी मैं भी जाना चाहता हूँ, सब फ्रेंड्स जा रहे हैं और मेरा तो लास्ट टाइम है, फिर जॉब शुरू हो जाएगी। देखती हूँ बेटा, बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। शाम को जब बात उठी तो शैलेंद्र ने 2 टूक जवाब दे दिया। नहीं, कोई ट्रिप विप नहीं। कहीं जाना हो तो हम सब साथ चलेंगे फैमिली ट्रिप पर। पापा वो अलग बात है, ये कॉलेज ट्रिप है और इसमें पूरा क्लास जा रहा है, हमें भी जाना है। मेरे पास पैसा नहीं है फालतू खर्चों के लिए। फालतू। सूरज और रजनी दोनों नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। उस रात उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया। बेटा थोड़ा खा ले ना। मम्मी भूख नहीं है। जब मन ही उदास हो तो खाना क्या खाना? अरे ट्रिप पर जाने नहीं मिलेगा तो खाना छोड़ दोगे? ये क्या बात हुई? चलो कुछ खा लो। नहीं। दोनों भूखे ही सो गए। फिर अगली सुबह सविता दोनों के कमरे में आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उठो मेरे शेरो, ये लो पैसे, तुम्हारे पापा से बात हो गई है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मम्मा, ओह माय गॉड, मम्मा आप जादूगर हो। दोनों ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। मम्मी यू आर दी बेस्ट। मम्मा यू आर दी बेस्ट। वक्त गुजरता गया। सूरज का कॉलेज भी पूरा हो गया। एक दिन उसने एक नामी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन लगभग पक्का हो गया। पापा मेरे सिलेक्शन की खबर आ गई है, 1 महीने में ज्वाइनिंग है। कौन सी कंपनी? संतरे ट्रैक कंपनी। नहीं, उस कंपनी के बारे में बहुत बुरा सुना है, तुम कहीं और देखो। लेकिन पापा ये बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे सीनियर्स भी वहां हैं। और मैंने कहा ना, मतलब नहीं। अब हम बच्चे नहीं है, हर बात में आपसे पूछना जरूरी नहीं है, मैं वहीं ज्वाइन करूंगा। ठीक है जाओ, लेकिन कल को कुछ हो तो मुंह मत दिखाना। आपको तो हमेशा बुरा ही दिखता है पापा। सूरज ने उसी कंपनी में जॉब शुरू कर दी। अगले महीने उसकी पहली सैलरी आई। उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी और घर आया। मम्मी ये देखिए, मेरी पहली कमाई का तोहफा। हे भगवान, कितनी प्यारी साड़ी है। मेरा बेटा तो आज भी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। रजनी भी दौड़ कर आई और साड़ी की तारीफ करने लगी। लेकिन वहीं पास में खड़ा शैलेंद्र जो बड़ी उम्मीद से देख रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। साड़ी तो बहुत सुंदर है। उसे भी उम्मीद थी कि बेटे की पहली कमाई में उसका भी हिस्सा होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कुछ साल बीत गए। रजनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वो आत्मनिर्भर बन गई थी। एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। लेकिन इस बात की जानकारी उसने अपने पिता शैलेंद्र को देना जरूरी नहीं समझा। वो अब उनसे धीरे धीरे इतनी दूर हो चुकी थी कि उसने उनकी मौजूदगी को अपनी खुशियों में शामिल करना छोड़ दिया था। मम्मी मेरी जॉब लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज तो तेरी फेवरेट खीर बनाना बनता है। हाँ जरूर, ये तो मैं आपसे कहने ही वाली थी। शाम के समय सविता ने खीर बनाई तो शैलेंद्र ने कहा, अरे वाह, आज तो खीर की खुशबू आ रही है। क्या बात है, आज कोई त्योहार है क्या? त्योहार तो नहीं, पर खुशी जरूर है। रजनी की नौकरी लग गई है, सोचा कुछ मीठा बना लूं। ये सुनकर शैलेंद्र के चेहरे पर पहले तो हल्की सी चमक आई, पर अगले ही पल वो बुझ गई। उसकी आंखों में कुछ ढूंढने जैसी बेचैनी थी। नौकरी लग गई और उसने मुझे बताया तक नहीं। वो शायद भूल गई होगी। भूल ही तो गए मेरे बच्चे मुझे। अब मैं सिर्फ घर का एक पुराना सामान रह गया हूं। सविता कुछ बोलना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। शैलेंद्र ने खीर का चम्मच उठाया और बिना कुछ कहे खा लिया, लेकिन उस मीठे में भी अब एक कड़वाहट थी। मुबारक हो मेरी बच्ची। फिर 1 हफ्ते बाद मदर्स डे आया। सूरज और रजनी ने मिलकर सविता के लिए शानदार मदर्स डे सेलिब्रेशन रखा। उन्होंने केक मंगाया, गिफ्ट्स खरीदे, दीवारों पर माँ ही सब कुछ है के पोस्टर्स लगाए। मम्मी आज का दिन सिर्फ आपका है। मम्मी इस घर में जो भी खुशियां हैं
वो सिर्फ आपकी वजह से है। उन्होंने केक कटवाया, फोटो खिंचवाई और फिर दोनों ने मिलकर एक छोटी सी स्पीच दी। माँ ही भगवान का दूसरा रूप होती है। उन्होंने हमें पाला, सिखाया, समझाया और हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ी रही। सच में माँ तो बस माँ होती है। माँ जैसा कोई नहीं, माँ ही सब कुछ होती है। कोने में बैठा शैलेंद्र इस सब को चुपचाप देख रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखें वो बहुत कुछ कह रही थी। समय का पहिया घूमा और शैलेंद्र रिटायर हो गया। अब उसका दिन घर में अकेले दीवारें ताकते हुए बीतने लगा और उधर सूरज को अब एक लड़की प्रिया मिल गई थी जिससे वो शादी करना चाहता था। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। मम्मी, एक लड़की है प्रिया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ओह अच्छा, कब मिलवा रहा है बेटा? मम्मी, पापा से मत कहना अभी। मैं चाहता हूँ जब वो घर में ना हो ना तभी प्रिया को बुलाऊं। आप तो जानती हो ना उनका मूड। एक दिन जब शैलेंद्र बाजार गया हुआ था, सूरज प्रिया को घर ले आया। सविता ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। प्रिया सुंदर थी, विनम्र थी। वो सविता को बहुत भा गई। तुम्हारी पसंद तो बहुत ही प्यारी है सूरज, अब इसे जल्दी से बहू बनाकर ले आओ। हाँ मम्मी, बहुत जल्द। शाम को जब शैलेंद्र घर लौटा तो सविता ने उसे पूरी बात बता दी। शैलेंद्र चुप रह गया। अब वो आदी हो चुका था, उसे उसके बच्चों की खबर उनकी माँ से ही मिलती। आपको कुछ कहना है? अब क्या कहूं, अब तो मैं सिर्फ सुनने के लिए हूं। शादी की तारीख तय हुई, कार्ड छपे, तैयारियां हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन एक बात साफ थी, शैलेंद्र हर चीज में शामिल तो था, पर उसके बच्चे उसके सिवा सबसे बात कर रहे थे। क्या मैं सिर्फ रस्मों के लिए रह गया हूं? क्या मेरे विचार, मेरी रजामंदी अब किसी को जरूरी नहीं लगती? वो शादी में मुस्कुराता रहा, आशीर्वाद देता रहा, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक बाप का टूटा मन था। फिलहाल शादी हो गई और शैलेंद्र ने सोचा अब बहू आई है, शायद घर में फिर से अपनापन आए। प्रिया अच्छा व्यवहार करती थी, हर बात का जवाब प्रेम से देती। प्रिया बेटा, पानी मिलेगा? जी पापा जी, अभी लाई। शैलेंद्र को पहली बार लगा कि कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। लेकिन ये उम्मीद भी ज्यादा देर तक ना टिक सकी। एक दिन सूरज ने प्रिया से साफ कह दिया, देखो प्रिया, पापा से ज्यादा बातचीत मत क्या करो, बस जो जरूरत हो वही करो, उन्हें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। शैलेंद्र ने ये बात नहीं सुनी, लेकिन प्रिया का बदला रवैया सब कुछ कह रहा था। एक रात शैलेंद्र ने हिम्मत करके सूरज और प्रिया को बुलाया। बेटा जरा बैठो, कुछ बात करनी है। पापा, हम बहुत थक गए, कल बात करेंगे। जी पापा, आप आराम कीजिए, हम भी सोने जा रहे हैं। अभी तो 10 बज रहे हैं, ये लोग इतनी जल्दी तो कभी नहीं सोते। सब समझ रहा हूं। वो दोनों अपने कमरे में चले गए। शैलेंद्र की आंखें दरवाजे पर टिकी रही, शायद कोई लौट आए, शायद कोई सुन ले, लेकिन कोई नहीं आया। फिर उसने रजनी को फोन किया। रजनी बेटा, थोड़ी बात करनी थी तुमसे। पापा, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ, सब ठीक है ना? मम्मी को कुछ? नहीं, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फोन कट गया। शैलेंद्र चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। शैलेंद्र बहुत चुप चुप रहने लगा था। पहले जो हर बात पर हंस देता था, अब हर बात पर खामोश रहता। क्या बात है? मैं देख रही हूँ आप अब पहले जैसे नहीं रहे, हर वक्त उदास रहते हैं। कुछ नहीं, बस यूं ही, उम्र हो चली है। झूठ मत बोलिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, पहचानती हूँ कब आप मुस्कुराते हैं और कब मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपाते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद शैलेंद्र का बांध टूट गया। उसने वो सब कहा जो बरसों से सीने में दबा था। सविता, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे बच्चे अब मुझसे दूर हो गए। वो मुझसे कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं बताते। रजनी की नौकरी लगी, किसी और से पता चला। सूरज की शादी, मुझे सबसे बाद में बताया क्या? अब तो हालात ये है कि मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अरे नहीं, ऐसा मत सोचिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, पर वो आपसे प्यार करना नहीं छोड़ते। प्यार जो दिखे ही नहीं, वो कैसा प्यार? अब तो लगता है जैसे मैं घर में नहीं किसी लॉज में रह रहा हूं, बस खाना, सोना और अकेलापन। बात वहीं थम गई, पर शैलेंद्र का टूटता हुआ मन वहीं नहीं रुका। समय बीता और सूरज के घर बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अभिषेक। पूरे घर में रौनक थी, मिठाइयां, ढोलक, हंसी और सबसे ज्यादा खुश थे शैलेंद्र। सालों बाद जैसे उन्हें एक सच्ची खुशी मिली हो। अब मेरे पास खेलने वाला है,
मेरे अकेलेपन की दवा मिल गई। समय गुजरा। अभिषेक अब 5 साल का हो गया था। शैतानी में किसी से कम नहीं था। एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ पार्क जाने की जिद करने लगा। नहीं, उस लड़के के साथ नहीं जाना है, वो सही नहीं है। नहीं, मुझे उसी के साथ जाना है। अभिषेक रोते हुए भाग गया। ये देखकर सविता आई। अब क्या हुआ? माँ, ये एक लड़के के साथ जाने की जिद कर रहा है। मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि वो बच्चा सही नहीं है, पर ये मान ही नहीं रहा है। लगता है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम एक लड़के के पीछे पड़े थे और तुम्हारे पापा मना करते थे। तुम भी तो नहीं माने थे। सूरज सोच में पड़ गया। वो पुरानी बातें याद करने लगा। हाँ माँ, याद है। मुझे लगता था पापा हर बात में रोकते हैं, पर जब वही लड़का चोरी डकैती के केस में जेल में है, तब समझ में आया पापा क्यों मना करते थे। और तुम्हें याद है जब तुमने जबरदस्ती वो कंपनी ज्वाइन की थी और 6 महीने में ही बंद हो गई थी। हाँ माँ, वो भी सही कहा था पापा ने। इतने में रजनी भी वहां आ गई। सूरज ने माँ से कहा, माँ, लेकिन पापा हमेशा गुस्सा करते थे, हर बात में टोकना डांटना। हम क्या करें क्या ना करें, सब पर रोक। सच कहे तो पापा ने आज तक प्यार जताया ही नहीं, बस सख्ती दिखाई। इतने में शैलेंद्र, जो ये सब कमरे के पास खड़ा सुन रहा था, अब खुद को रोक नहीं पाया। सच में मैं इतना बुरा हूं बच्चों? मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया? पर आपने कभी बताया ही नहीं पापा, सिर्फ डांट फटकार दी। बस बहुत हो गया। क्या तुम दोनों को लगता है कि जो भी अच्छा हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ? तो सुनो, जब तुम ट्रिप पर जाना चाहते थे तो शैलेंद्र पहले से ही पैसे निकाल कर रख चुके थे। जब तुम्हारा बैग खो गया था तो मुझसे पहले ये परेशान हुए थे, और जाने कितनी चीजें मैंने तुम्हें मना करवाई है इनसे कहकर। माँ बाप में एक को सख्त होकर रहना पड़ता है बच्चों के लिए, और इस घर में ये विलन बन के रहे। और शायद इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने तुम लोगों को शुरू से ये बात नहीं बताई। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारे दिल में थोड़ा तुम्हारे पिता का डर रहे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे दिल में तो नफरत बैठ जाएगी। सूरज और रजनी की आंखें भर आई। वो दोनों शैलेंद्र के पास पहुंचे। पापा, अगर आप हमसे इतना प्यार करते थे तो कभी दिखाया क्यों नहीं? आज हमने पहली बार आपको रोते हुए देखा, हमसे सहा नहीं जा रहा पापा। शैलेंद्र ने दोनों को गले लगा लिया। कभी कभी एक पिता को सख्त बनना पड़ता है। हर प्यार को मीठे लफ्जों में नहीं कहा जाता। मैंने तो बस तुम्हें तकलीफों से बचाने के लिए डांटा था, पर प्यार तो दिल से ही करता रहा हमेशा। इतने में पीछे से भागता हुआ अभिषेक भी आया। दादू, मुझे भी गले लगाओ। शैलेंद्र ने उसे भी बाहों में भर लिया और उसे गले लगाते ही बरसों की दूरियां मिट गई। सविता और प्रिया ये देख रही थी और उन दोनों की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, स्नेहा तो प्रेम की ही दुल्हन बनेगी। दुनिया इधर उधर करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम तो ऐसे ही राजी हैं। तू चाहे कल को गधी लाकर बांध दे इस घर में, हमने तो जी लिया अपना जीवन। उस लड़की के साथ रहना तो तुझे ही है ना। उस लड़की क्या होता है मम्मी? उसका भी नाम है, स्नेहा नाम है उसका। अभी आई नहीं है बेटा, आजकल तो भरोसा नहीं है। शादी के एक दिन पहले ही ब्रेकअप हो जाता है। 2 साल से हम साथ हैं पापा, आज तक हमारे बीच में किसी बात पर एक लड़ाई नहीं हुई, यहाँ तक कि कोई बहस भी नहीं। तो ब्रेकअप के बारे में सोचना तो दूर की बात है। हमने तो मान लिया है कि ये रिश्ता 7 जन्मों तक चलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। 7 जन्मों का तो पता नहीं, इस जन्म ही निभा ले तो हम तो गंगा नहा ले बेटा। हाँ हाँ मम्मी, नहा लेंगी आप गंगा, फिक्र मत कीजिए। आप और पापा तो बस नेहा के घर रिश्ता लेकर चले जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं, मैं तो किसी के घर मुंह उठाकर नहीं जाने वाला। वहाँ अगर लड़की ने मना कर दिया तो बेकार में हमारी बेइज्जती हो जाएगी ना। मेरा मतलब है स्नेहा ने मना किया तो। और मुझे लगता है तुम ये डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हो। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती बेटा, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। फिर प्यार तो कहीं गुम हो जाता है। किसी को जानने के लिए कभी कभी एक पल भी काफ़ी होता है, और कभी कभी 2 साल भी कम पड़ जाते हैं बेटा। मतलब आप नहीं जाएंगे? समझ गया पापा। आपने अब तक मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। मामा जी के बेटे ने लव मैरिज की तो फौरन रिश्ता लेकर चले गए लड़की के घर, और मेरी बारी आई
तो आप किसी न किसी तरह इस शादी को ना करवाना चाह रहे हैं। पर आप भी जान लीजिए, मैं शादी करूंगा तो स्नेहा से ही, भले ही आप उसके घर रिश्ता लेकर जाए या ना जाए, मैं अकेला ही रिश्ता लेकर चला जाऊंगा। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये बच्चा नहीं रहा आप। हम चलते हैं ना बेटा तेरे साथ, पर शादी के बाद फिर चाहे कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अपने पापा या मुझे आकर कंप्लेंट मत करना। प्रेम और स्नेहा के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे और अब वो इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते थे, जिस बारे में उसने अपने घर पर कह भी दिया था। प्रेम के घर वाले पहले तो पीछे हट रहे थे, पर उसकी जिद के आगे वो करते भी क्या। जहां प्रेम के घर ये हालत थी तो स्नेहा के घर तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे तो विश्वास हो गया है कि स्नेहा मुझ पर ही गई है। इससे अच्छा लड़का मिलेगा क्या सत्यभामा जी? कितना ध्यान रखता है प्रेम हमारी स्नेहा का। सुबह से लेकर कॉलेज जाता है, शाम को घर छोड़कर जाता है, इससे ट्यूशन पहुंचना है, इसे एग्ज़ाम दिलवाने ले जाना है। क्या नहीं किया लड़के ने। सिर्फ यही नहीं पापा, मैंने जहाँ जॉब ज्वाइन की थी ना, वो बॉस मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे, पर पैसों की ज़रूरत के कारण जॉब करना मेरी मजबूरी थी। पर जैसे ही इस बारे में प्रेम को पता चला, वो मुझे महीने के 20,000 रुपये देने लगा। वो भी बस इसलिए ताकि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, बॉस के ताने ना सुनने पड़े। उसी दिन मैं समझ गई थी कि शादी करूँगी तो प्रेम से ही, बस उसके परिवार वाले अब रिश्ता लेकर आ जाए। तभी हाथ में गिफ्ट्स लिए दरवाजे पर खड़ी सुजाता कहती है, आ जाए नहीं बेटा, आ गए हम। आखिर वो दिन आ ही गया स्नेहा, जब हम ऑफिशियली एक हो जाएंगे। हम तो प्रेम से कई बार मिल चुके हैं बहन जी, पर आप स्नेहा से ज़्यादा मिल नहीं पाई है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सोच समझ कर पूछना पड़ेगा, वरना पता नहीं कब प्रेम को मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए। प्रेम कुछ नहीं कहेगा आंटी जी, आप पूछिए तो। शादी के बाद बेटा तुम ऑफिस का काम करना चाहोगी या घर संभालना चाहोगी, या फिर दोनों? क्योंकि प्रेम भी अक्सर ऑफिस से आने के बाद ही खाना बनाता है। खाना तो वैसे मुझे बनाना आता नहीं आंटी जी, पर मैं सीख रही हूँ। आई होप सब कुछ हो जाएगा। और वैसे भी जहाँ प्यार है ना आंटी जी, वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। मुझे तो विश्वास है जैसे हमारा प्यार है, हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चलकर। अभी क्या सवाल जवाब कर रही है सुजाता जी? जो देखना है प्रेम ने देख ही लिया होगा, तभी तो हमें यहाँ लेकर आया है। मैं ये कह रहा था कि हम सगाई अभी के अभी कर दे क्या? ये तो मेरे मन की बात कह दी आपने समधी जी, अभी कर देते हैं। आधे घंटे में तैयारी कर लेता हूँ मैं। और बिना देरी किए दोनों परिवार वाले नेक के साथ सगाई भी वहीं के वहीं कर देते हैं और 15 दिन के बाद निकल आती है शादी की तारीख। तारीख तो मैंने निकाल दी है सुजाता जी, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। वैसे तो ये प्रेम विवाह है, पर फिर भी दोनों अगर समझदारी से चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली में थोड़ा सा दोष है, आगे जाकर कहीं दिक्कत ना हो जाए। होनी होती दिक्कत तो अभी तक ना हो जाती पंडित जी। हमारे प्रेम की कहानी तो शहर के अखबारों में छपेगी। क्यों प्रेम? बिल्कुल सही स्नेहा, और कुंडली में प्रॉब्लम है तब तो ये और भी अच्छी बात हुई। पंडित जी, हम अपने बच्चों को ये भी बता पाएंगे कि कैसे हम अपनी कुंडली के थोड़ा 19-20 होने के बाद भी इस रिश्ते को इतनी अच्छी तरह से चला पाए। और वैसे भी पंडित जी, हमारे हाथ की रेखा तो हमारे हिसाब से चलती है कि नहीं? और 15 दिन बाद स्नेहा बहू बनकर प्रेम के घर आ जाती है। दरवाजे पर खड़े नए जोड़े की आरती करने सुजाता आरती का थाल लेकर आती है। जल्दी आरती करो ना मम्मी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। क्या बोल रहे हो प्रेम? पापा यहीं खड़े हैं, धीरे बोलो ना। अब तो मैं तुम्हारी हूँ। बाप रे सुजाता, तेरे बेटे से तो रहा ही नहीं जा रहा। बड़ा गहरा प्यार लगता है दोनों में। ये तो आप मम्मी को समझाइए आंटी जी। मैं समझ चुकी हूँ बेटा, अब चुपचाप खड़ा रहे और मुझे आरती करने दे। और सारी रस्में पूरी करके आराम से स्नेहा और प्रेम अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह प्रेम 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आता है। बहू नहीं उठी बेटा? थक गई होगी ना पापा, थोड़ी देर में उठ जाएगी। चाय बना दी है बेटा, कुछ देर में बहू के कमरे में भी ले जाना, और जब भी वो उठे उसे याद से कह देना कि आज उसकी पहली रसोई है, तो कुछ ना कुछ मीठा बना ले। और अपने सपनों की राजकुमारी के लिए प्रेम कमरे में चाय लेकर जाता है। देख लिया स्नेहा, लोग कहते हैं पति शादी के बाद बदल जाता है। बदल गया क्या मैं? बेड टी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। वैसे माँ ने कहा है कि तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा, आज कोई रस्म है, पर तुम फिक्र मत करो,
मैं बाहर से रसगुल्ले लाकर रसोई में रख दूंगा, तुम किचन में जरा जरा मीठा बनाने की एक्टिंग करना और मेरे लाए रसगुल्ले सभी को परोस देना। सोना, स्नेहा लव्स यू। और इस तरह प्यार के साथ स्नेहा और प्रेम के दिन बीत रहे थे। अपने बेटे और बहू को इस तरह साथ में देखकर अब सुजाता के मन से भी डर निकल गया था। पर ऐसा कब तक होता है? 15 दिन बाद एक सुबह हड़बड़ाकर प्रेम नींद से जागता है। हे भगवान, 7:30 बज गए। हद होती है किसी चीज की। स्नेहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उठा देना, वो भी तुमसे नहीं हुआ। और ये क्या चस्का है तुम्हारा फोन चलाने का? मेरे फोन की बैटरी भी डेड करके रखी है तुमने। अब बैठ छोड़ो, मुझे वो फाइल ला कर दो, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। फाइल मुझे नहीं याद आ रही, मैंने कहाँ रख दी है। मेरा मतलब मैं ढूंढती हूँ, तुम तब तक ना कराओ। प्रेम नहा कर आता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर इतनी देर में भी स्नेहा प्रेम की संभाल कर रखने के लिए दी हुई फाइल को ढूंढ नहीं पाती। घुमा दी तुमने फाइल? अरे यार, कब बड़ी होगी तुम स्नेहा, हद होती है किसी चीज की। अगर आज मैंने वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया ना तो नौकरी चली जाएगी मेरी। फिर कहाँ से उड़ाओगी मेरे पैसे तुम? हे, माइंड योर लैंग्वेज प्रेम। और ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारे पैसे उड़ाती हूँ? अल्ले मिला बाबू, चीजें रख के भूल जाता है। कोई बात नहीं बाबू का, सोना है ना, मैं तुम्हारी चीजों का ध्यान रखूंगा। यही कहते थे ना तुम्हें तो पता है मैं अपने खुद के डॉक्यूमेंट संभाल कर नहीं रख पाती, तो क्या जरूरत थी मुझे अपनी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल देने की? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? एक ही कमरे में रहते हैं हम, तो तुम्हें ही रखने को दूंगा ना फाइल। अरे भाई, गलती हो गई मेरी, क्या करूं? ये कहता हुआ बिना नाश्ता किए ही गुस्से में प्रेम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात के वक्त प्रेम ऑफिस से देर से वापस आता है। लगता है पापा मम्मी सो गए। आज सुबह कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था मैंने स्नेहा पर। उससे जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ। जैसे ही प्रेम अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि स्नेहा तो पहले ही सो चुकी है। इसका तो अलग ही है। मैं जब ऑफिस चला जाता हूँ तब उठती है, और जब तक मैं आता हूँ तब तक सो जाती है। छोड़ो, मैं भी सो जाता हूँ। अगली सुबह जब सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, सुजाता का फ़ोन बजता है। अरे ये द्रौपदी फ़ोन क्यों कर रही है? द्रौपदी बता, इतने सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है? अरे सुजाता, डॉक्टर ने मेरी बहू की डिलीवरी की डेट दे दी है, और तू जानती है ना अगले हफ्ते मेरे घुटने का ऑपरेशन होने वाला है। मैं ऑपरेशन करवाऊँ या बहू को संभालूँ? तू आकर संभाल देना। अरे तुम फिक्र मत करो द्रौपदी, मैं प्रेम से कहकर आज रात की टिकट करवा लेती हूँ। हाँ मम्मी, मैं अभी टिकट करवा देता हूँ, अब फिक्र मत करो। वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा? आज तक मैंने कहीं आपको अकेले नहीं भेजा। एक काम करना प्रेम, 2 टिकट करा दे, मैं भी तेरी माँ के साथ चला जाऊँगा। मनोज और सुजाता द्रौपदी के घर चले जाते हैं और घर पर अकेले रह जाते हैं प्रेम और स्नेहा। संडे की सुबह, छुट्टी का दिन, और दोनों लव बर्ड्स एक साथ। प्रेम नहाकर बाथरूम से बाहर आता है और गीले टॉवेल को सोफे पर रख देता है। ये क्या हरकत है तुम्हारी? हर बार की आदत है, कभी टॉवेल को बेड पर रख देते हो, कभी टीवी के ऊपर, और आज ये सोफे पर। सोफा खराब नहीं हो जाएगा क्या? और हाँ, अपने कपड़े ना मशीन में डाल दिया करो, मुझे चुन चुन कर उठाने पड़ते हैं। हो गया, बोल दिया। कपड़े वाली बात मुझे तुम सुबह बोल चुकी हो। मशीन में ही डाले हैं मैंने कपड़े, पहले देखो फिर बोलो। समझ में नहीं आ रहा ये संडे क्यों आ जाता है। कुछ देर बाद प्रेम को बड़ी जोर से भूख लगती है। वो खाना खाने के लिए किचन में घूमने लगता है। आजकल हमारे बीच कितने झगड़े होते रहते हैं ना स्नेहा, इससे पहले हम कितने प्यार से रहते थे। हाँ प्रेम, वैसे सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और स्नेहा बनाकर लाती है ब्रेड बटर जैम, जिसे देखकर प्रेम का मुंह बन जाता है। पहले मेरे हाथ से पानी पीकर भी तुम्हारा पेट भर जाता था। जरा सोचो, अभी कपड़े धोकर आई हूँ मैं, नाश्ता कैसे बनाती? अरे मैं बना लेता हूँ नाश्ता, कोई बात नहीं। नाश्ता बनाकर प्रेम कमरे में जाता है और कुछ निकालने के लिए जैसे ही अपना कपबोर्ड खोलता है, स्नेहा के कपड़े प्रेम के ऊपर आकर गिर जाते हैं। जिंदगी बर्बाद होगी मेरी। दिन भर कुत्तों की तरह काम करो, घर पर खाना बनाओ, और उसके बाद इस घर के कपड़े रखने की भी जगह नहीं मिलती। ज़रा भी फिक्र नहीं है इस लड़की को। पता नहीं कैसा प्यार था इसका जो शादी के बाद ऐसे बदल गया। स्नेहा और प्रेम दोनों ही एक घर में थे और उसके बाद भी उन्हें घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाह रहा था। कुछ देर बाद स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और प्रेम अपने दोस्तों के साथ। रात के वक्त प्रेम अपने घर लौटता है और देखता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है।
फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके प्रेम अपने घर में आता है और लाइट्स ऑन करता है। तुम सो रही हो, वो भी 7 बजे? कुछ बनाया क्या खाने में? बड़ी भूख लगी है। मैंने तो सुबह नाश्ते के बाद खुद ही कुछ नहीं खाया। मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ लाइट ऑफ करो। पिछले 3 रातों से मैं भारी खाना खा रहा हूँ स्नेहा। रोज तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है। अपनी फ्रेंड के साथ तो तुम बड़े अच्छे तरीके से घूम लेती हो। पता नहीं मम्मी क्यों चली गई। जिस दिन से मम्मी गई है उस दिन से ना इस घर में शांति मिलती है और ना ही खाना। तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं था कि मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम है। 2 साल डेट किया था ना हमने। हाँ तो उस वक्त मैं अपने घर में रहता था और तुम अपने। 24 घंटे मुझे तुम्हें झेलना नहीं पड़ता था। अब साथ रह रहे तब पता चल रहा है। तुम मुझे नहीं झेल रहे हो, मैं तुम्हें झेल रही हूँ। तुम्हारा पास्ट पता है मुझे। जैसे तुम्हारा पास्ट है ना, उस हिसाब से तुम जैसे लड़के से तो कोई भी लड़की कभी शादी नहीं करती। तो पहली बात तो मैंने तुम पर एहसान किया है, और दूसरी बात, रात को देर से आना, बिस्तर पर फैल कर सोना, रात को खर्राटे लेना कौन लड़की बर्दाश्त करेगी। तुम्हारी चट्टी तक धो दी मैंने, और क्या करूँ जिंदगी में। कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया था मैंने, और यार सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। अरे तो किसने कहा था शादी करने के लिए? नहीं करती। और इस तरह स्नेहा और प्रेम की रोज़ रोज़ की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सुजाता के आने से पहले ही स्नेहा अपने मायके चली जाती है। सुजाता को जब इस बारे में पता चलता है तो फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वापस आने के बाद वो नॉर्मल तरीके से अपने घर पर रहने लगती है। एक सुबह इत्तेफाक से पल्लवी अपने मायके आती है, जहाँ उसे इस सब के बारे में पता चलता है। ये सब क्या है प्रेम? पहले तुम शादी के लिए बावले हुए जा रहे थे, और शादी की बात स्नेहा नहीं संभली तुमसे। मुझे नहीं पता, जाओ उसे लेकर आओ। क्या फ़ायदा दीदी लाने का वापस? फिर वही सब होना है। मुझे लगता है तुम दोनों को ज़रा बाहर घूमने की ज़रूरत है। कुछ दिन मेरे साथ चलो। और अपने भाई और भाभी को पल्लवी अपने घर ले जाती है। सुबह सुबह मेरे टिफिन कहाँ है पल्लवी? और फाइल निकाल कर तो रखा करो यार। सब कुछ बेड पर ही है। अगर तुम जन्मांध हो तो मैं क्या करूं? खाना टेबल पर लग गया है, बाहर आ जाओ। सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ साले साहब कि आपकी धर्मपत्नी और आप में कलेश हो गया। इसी बहाने आप दोनों मेरे घर तो बता रहे। और तुम यहाँ पेड़ की तरह खड़ी क्यों? रोटी तो डालो साले साहब की प्लेट में। हे भगवान, किस तरह से बात कर रहे हैं जीजा जी दीदी से। लगता है कभी भी दोनों में लड़ाई हो जाएगी। पेड़ भले खड़ा रहता है पर फल तो देता है। कांटे के पौधे से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी नोक झोंक होने के बाद सोमेश ऑफिस चला जाता है। रात को सोमेश ऑफिस से आते ही पल्लवी के गले लग जाता है। सुबह के वाकये के बाद स्नेहा और प्रेम को लगा था कि आज रात तो दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सोमेश तो पल्लवी के साथ गप्पे मारने बैठ जाता है। और डार्लिंग, क्या बनाया है खाने में? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये रोज़ रोज़ दर्द अच्छी बात नहीं है। तुम बैठो, मैं जाकर खाना बनाता हूँ। क्या देख रहे हो तुम दोनों इतने गौर से? मुझे उस दिन तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था ना स्नेहा। कोई बात नहीं प्रेम। वैसे दीदी एक बात पूछूं? आज सुबह तो आप दोनों में बहुत तकरार हो गई थी, उसके बाद फिर से इतना प्यार। उन चीज़ों को पकड़कर थोड़ी ना बैठ सकते हैं। क्या स्नेहा तुम भी? शादी तो एडजस्टमेंट से चलती है। बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है और बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट। आखिर हम दोनों को साथ रहना है। अगर इस तरह छोटी छोटी बात पकड़ेंगे तो फिर तो हो गया। दुनिया के हर कपल्स में लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे उनकी शादी को 2 साल हुए हो या 200 साल। और तुम दोनों तो अपनी लव स्टोरी का झंडा आकाश में लहराते थे। इतनी जल्दी झुल गया झंडा? जो तुम दोनों के बीच हो रहा है ना, वो बहुत नॉर्मल है। पहले तुम दोनों अलग रहते थे, इसलिए वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्यूट लगती थी, और अब वो बोझ लग रही है। प्यार का रियल टेस्ट तो अब शुरू हुआ है। और पल्लवी के सिखाए सबक को प्रेम और स्नेहा समझ जाते हैं और अपने रिलेशनशिप पर काम करना शुरू कर देते हैं। हाय राम, कितनी ज्यादा गर्मी है। काम से घर तक आते आते मैं तो पसीने से एकदम नहा लिया। प्रिया, अरे प्रिया कहाँ हो? जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी दे दो। आकाश जल्दी से पंखे के नीचे बैठकर अपना पसीना सुखाने लगता है, तभी लाइट चली जाती है। इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? 2 घड़ी कहीं आराम नहीं है। बाहर वैसे भी आग लगी हुई है और अब ये पंखा भी बंद हो गया। अरे इतना गुस्सा मत कीजिए ना, क्यों गर्मी में अपना बीपी बढ़ा रहा है? पानी पीजिए आप। अरे बीपी तो खुद ब खुद बढ़ जाता है। इतनी गर्मी है बाहर कि मुझसे काम भी नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, पर क्या करे, गर्मी में भी घर तो चलना ही है ना, और घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए।
पसीने से लथपथ आकाश पानी पीता है और प्रिया उसे हाथ वाले पंखे से हवा करती है। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ आ गया, पर मेरे आते ही लाइट चली गई। अरे तो तू थोड़ा नहा लेना बेटा, मैंने एक बाल्टी भरकर पानी रखा हुआ है तेरे लिए, ठंडा ठंडा। ठीक है माँ, मैं नहा लेता हूँ, नहा कर ही थोड़ी राहत मिल जाएगी। आकाश नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और पानी की बाल्टी में जैसे ही हाथ डालता है तो वो जोर से चिल्लाता है, अरे माँ ये पानी तो बिल्कुल उबला हुआ है, इस पानी से नहाऊंगा तो खुद उबल जाऊंगा। अरे बेटा मैंने तो ठंडा पानी भर कर रखा था, लेकिन गर्मी इतनी है कि पानी भी बेचारा क्या करे। बिल्कुल, मैं कल बर्तन धोने के लिए जब बरामदे में रखी बाल्टी से पानी लेने लगी तो मेरे तो हाथ ही जल गए, इतना गर्म पानी था। एक तो गर्मी, ऊपर से ये गरीबी, दोनों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। मेरा तो गर्मी में खाना खाने का भी मन नहीं करता, इतनी गर्मी में दिल करता है बस किसी ठंडे पानी के भरे हुए टब में लेट जाऊं। पर पानी से टब भरने के लिए भी तो बहुत सारा पानी चाहिए ना, और हमारे गांव से तो नदी कितनी दूर है। सबकी जरूरत के लिए तो बस गांव में एक कुआं ही है, उसी से सबके पीने का और बाकी काम का पानी मिल जाता है। नदी में तो हम कभी कभी ही जा सकते हैं, और इतनी गर्मी में वहां तक चलकर जाने में और हालत खराब हो जाएगी। अब आप सब नदी का इतना ज्यादा नाम ले रहे हैं ना, तो मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। एक बार चले क्या नदी की तरफ नहाने के लिए? हाँ चलते हैं, थोड़ी देर ठंडे पानी में नहाएंगे तो गर्मी से राहत मिल जाएगी। सभी लोग तपती दोपहर में चलकर दूर नदी के पास पहुंचते हैं और ठंडे पानी में कूद जाते हैं। हाय कितना सुकून मिल रहा है इस ठंडे पानी में। गर्मी में तो बस ठंडे पानी में नहाना ही हर मर्ज की दवा है। बिल्कुल, सारा दिन खेतों में काम करके मेरी हालत खराब हो जाती है। मिट्टी इतनी गर्म होती है कि एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सकते। सच में मेरा बस चले तो मैं तो जल परी बनकर हमेशा के लिए इस नदी में ही रहने लग जाऊं। सभी लोग नदी के ठंडे पानी में अच्छे से नहाकर अपने बदन को ठंडा करते हैं और बाहर निकलकर घर की तरफ चलने लगते हैं, और थोड़ी दूर चलते ही फिर से सभी को बहुत पसीना आ जाता है। क्या फायदा हुआ हमारे नदी में नहाने का, हम तो फिर से पसीने में नहा लिया। अब इतनी गर्मी में पसीने को कैसे रोक सकते हैं बेटा, पसीना तो आएगा ही। मेरा तो मन कर रहा है भागकर फिर से नदी में जाऊं। कितना अच्छा होता ना, हम अपने घर को उठाकर नदी के पास रख लेते और पूरी गर्मियां नदी के पानी में मौज करते। बेटा घर कोई नाव थोड़ी ना है जिसे हम नदी में रख देंगे। वही तो बात है माँ जी, काश कि जैसा हम सोचते वैसा हो जाता। गर्मी से हाल बेहाल सभी लोग घर पहुंचते हैं और आकाश वापस से खेत में काम करने चला जाता है। शाम को चूल्हे पर दोनों सास बहू खाना बना रही थी और दोनों का ही बदन पसीने से बुरी तरीके से भीग जाता है। बहू जरा इधर आना। जी पापा जी, कहिए क्या बात है? अरे बहू अभी अभी नहा कर आई हो क्या? नहीं ना पापा जी, मुझे ये पसीना आया है चूल्हे पर काम करते करते। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपका चश्मा अंदर टेबल पर रखा हुआ है, वहीं से ले लीजिए ना। अरे गर्मी के मारे मुझे तो सांस भी नहीं आ रहा, कोई मेरे सर पर ठंडा ठंडा पानी गिरा दो। माँ जी मैं क्या कह रही थी, एक बार नदी की तरफ चले क्या? अरे बहू पागल होगी ये क्या, इतनी रात को अंधेरे में नदी पर जाएंगे? अरे कोई जानवर या फिर नदी में ही कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया तो? माँ जी जितना हम सोचेंगे इतने में तो हम नदी में नहा कर भी आ जाएंगे। वैसे गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही है और जाने का मन भी है, पर अंधेरा तो देख बेटा। चलो मैं तुम दोनों को ले चलता हूँ, वैसे भी तुम दोनों का गर्मी में काफी बुरा हाल हो गया है। राकेश सुनीता और प्रिया को लेकर नदी पर जाता है और दोनों सास बहू जमकर नदी में नहाती हैं और घर आ जाती हैं। अब जैसे तैसे कर दोनों की रात गुजर जाती है। दूसरे दिन गर्मी में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में सुनीता और प्रिया का घर में बुरा हाल होता है। भगवान इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ी बारिश ही कर दो या फिर ठंडी हवा चला दो, थोड़ी राहत तो मिल जाए। भगवान भी ना गर्मी में निर्दयी हो गए, हम गरीबों की बात ही नहीं सुनते। पता नहीं कब जाकर हमारे गांव का सुधार होगा। आसपास के गांव में घर घर पर पानी की सुविधा पहुंच गई है, लेकिन हमारे गांव में नहीं। क्या करें माँ जी, हर बार बस लीडर वोट मांगने के लिए आ जाते लेकिन काम एक भी नहीं करवाते। अरे वोट से याद आया बहू, अगले महीने फिर से इलेक्शन होने वाला है। पर मैं तो इस बार किसी को भी वोट नहीं देने वाली। मैं भी नहीं दूंगी। हर बार हम वोट देते हैं लेकिन हर एक इंसान आता है और झूठे वादे करके चला जाता है। पानी की सुविधा कोई नहीं देता, और अब तो बिजली की भी समस्या होने लगी है। धीरे धीरे करके कुएं का पानी भी कम हो जाएगा, फिर हम सब क्या करेंगे? फिर क्या, गांव में अकाल पड़ जाएगा और हम सब ऐसे ही मर जाएंगे। अरे तुम दोनों तो गर्मी में भी ज्यादा तप रही हो, थोड़ी ठंडी राहत भरी सांस लो। ठंडी राहत भरी सांस तो हमें नदी पर ही मिलेगी। चलिए हम दोनों चलते और ठंडे पानी में नहा कर आते हैं, तभी हमारा दिमाग ठंडा होगा।
हाँ चल बहू, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ नदी पर जाने के लिए। सास बहू फिर से नदी में नहाने के लिए चली जाती है। अब जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा सुनीता के परिवार वालों का नदी पर जाना भी बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन विमला सुनीता और प्रिया को रोकती हुए कहती है, अरे तेरी बहू पेट से है क्या सुनीता? नहीं, तुमसे किसने कहा? अरे जब देखो तब कभी प्रिया और आकाश, कभी तू और प्रिया इधर उधर चक्कर लगाते रहते हो। मुझे लगा शायद तेरी बहू पेट से है और तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाते होगे। अरे आंटी जी, हम डॉक्टर के पास नहीं, नदी पर जाते हैं नहाने के लिए। अरे क्या दिमाग हिल गया है दोनों का, जो कोसों मील दूर उस नदी पर नहाने के लिए जाती हो? तो क्या करे, इस तपती गर्मी में राहत पाने के लिए वो नदी ही तो हमारा एकमात्र सहारा है। अरे जितना समय तुम दोनों नदी पर आने जाने में लगाती हो, इतने में तो तुम्हारा बदन फिर से पसीने से भीग जाता होगा। भीग तो जाता है, पर क्या करें, कुछ पल की राहत तो मिल ही जाती है पानी में डूबकर। इससे अच्छा तुम नदी का पानी भरकर अपने घर पर ले आओ और जितना मर्जी नहा लो। कितना मर्जी पानी भरकर ले आओ, लेकिन वो मजा बाल्टी के पानी में नहीं आता जो बहती नदी के पानी में नहाने में आता है। पड़ोसन विमला को सुनीता और प्रिया की बातें अटपटी सी लगती है और वो वापस अपने घर चली जाती है और दोनों सास बहू फिर से नदी में जाकर डुबकियां मार मार कर नहाती हैं। अब गर्मी से राहत पाने के लिए ज्यादातर सुनीता और प्रिया दोनों नदी पर ही अपना वक्त बिताने लगती है। ऐसे में घर का खाना और बाकी का काम भी कभी कभी बहुत ज्यादा देरी से होता था। ऐसे ही एक शाम, मुझे इतनी जोर से भूख लगी हुई है, लेकिन माँ का और मेरी बीवी का कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे। अरे बेटा, और कहाँ, दोनों सास बहू नदी पर नहाने के लिए गए। अभी आएंगे तो खाना बना देंगी। मैं भी बाहर का काम करता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब मैं नदी में ही घुसा रहूंगा। अब इन औरतों को ये बात कौन समझाए बेटा, मैं तो खुद इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। कोई बात नहीं, आने दो इन दोनों को, आज मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ। थोड़ी देर में दोनों सास बहू घर आती है और आकाश गुस्से में कहता है, माँ प्रिया, क्या है ये सब? जब देखो तब आप नदी के पानी में नहाने के लिए चली जाती है। आपको घर के काम से या फिर मेरे और पिताजी के खाने से कोई मतलब ही नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं जी आप? मैं और माँ जी भी तो सारा दिन काम करके थक जाती हैं, इसीलिए तो नदी में नहाने जाती हैं। नहीं तो क्या, चूल्हे पर काम करते हुए कितना सेक लगता है, ऊपर से सारा दिन घर में धूप आती है, वो अलग। गर्मी सबको बराबर की ही लगती है भाग्यवान। लेकिन जब हमारे पास गर्मी से राहत पाने के लिए नदी एक सहारा है, तो फिर हम क्यों न जाए वहाँ? नहीं तो क्या, अब इस गरीबी में हम अपने लिए घर में एसी तो लगवा नहीं सकते, कम से कम नदी में नहाने का सुख तो ले ही सकते हैं। रही बात खाने की, तो मैं और माँ जी अभी खाना बना देते हैं। जा बहू, चूल्हा जला और मैं बाकी सारी तैयारी करती हूँ। ऐसे ही गुस्से में बहस करते हुए दोनों सास बहू खाना बना देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दिन गुजरते हैं और गर्मी अब बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर आ जाती है, जिस वजह से सुनीता और प्रिया का नदी ही पक्का ठिकाना बन जाता है और घर के हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम घर में जोर का झगड़ा होता है। देखिए माँ, मैं आपकी और प्रिया की नदी पर जाने वाली इस आदत से बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर आपको नदी इतनी ही प्यारी है तो काम कीजिए, आप दोनों तंबू लगाकर वहीं रह लीजिए। बिल्कुल, मैं अपने बेटे के साथ हूँ। पर हमने गलती क्या की है? अब गर्मी में नहाना भी गलत है क्या? नदी में नहाना, गर्मी से राहत पाना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा वहीं पर समय बिताना तो गलत है ना। मेरे ख्याल से तेरे ससुर और आकाश सही कह रहे हैं बहू, हम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही नदी पर जाने लगे हैं। तो फिर हम क्या करें? इस गर्मी में कहाँ जाएं? आप ही बताओ ना। अगर घर में अच्छे तरीके से पानी की सुख सुविधा हो तो फिर हमें कहीं जाना ही ना पड़े। मैं आपको जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं घर आऊं तो मुझे सारी चीज तैयार मिलनी चाहिए बस। अरे मैं घर चलाने के लिए बाहर पैसे कमाने जाता हूँ और घर आता हूँ तो कुछ मिलता ही नहीं। दोनों सास बहू का मुंह बंद हो जाता है और अगले ही दिन दोनों सास बहू गर्मी में सारा दिन काम करती रहती है, लेकिन बार बार नदी पर नहीं जाती। उसी शाम आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अरे लगता है बारिश होने वाली है, बादल छा गए। मुझे नहीं लगता बहू बारिश आएगी, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। मुश्किल से तो मौसम सुहाना हुआ है माँ जी, थोड़ी से ही पर बारिश आ जाए। अरे चाहती तो मैं भी यही हूँ बहू कि बारिश आ जाए, और वो भी बहुत ज्यादा है। अरे अगर थोड़ी बारिश आई ना तो फिर गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप दोनों नजर मत लगाइए इस बारिश को, आने दीजिए। रात भर बादल जोर से गरजते हैं और बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, जिस वजह से धरती से और ज्यादा उमस निकलती है और गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रिया का तो पहले से भी ज्यादा गर्मी से बुरा हाल हो रहा था।
अब तो गर्मी और ज्यादा लग रही है। ऐसी बरसात का भी क्या फायदा, गर्मी और बढ़ाकर चली गई। दिल तो कर रहा है कि अभी नदी में चली जाऊं। रहने दीजिए माँ जी, नदी में गए ना तो आकाश जी और ससुर जी दोनों ही हम पर भड़क जाएंगे। अरे तो फिर हम क्या करें बहू, काश कुछ ऐसा हो जिससे नदी हमारे घर में ही आ जाए और हमें कहीं जाना ना पड़े। सास की बात सुनकर बहू सोच में पड़ जाती है। तभी प्रिया की नजर दूर पानी के छोटे से गड्ढे में उछल रहे मेंढक पर जाती है। माँ जी, जैसे बारिश में गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, वैसे ही क्यों ना हम नदी के पानी को अपने घर में जमा कर लें। तेरे कहने का मतलब क्या है बहू, समझी नहीं मैं। माँ जी, अब हम घर के अंदर नदी बनाएंगे और सारे काम करेंगे उसी के अंदर। अरे तो कैसी बात कर रही है बहू, नदी बनाना कोई रोटी बनाने जैसा थोड़ी ना है। बस मेरे दिमाग में तरकीब आ चुकी है। आप जल्दी से मेरे साथ आंगन में खुदाई करनी शुरू कर दीजिए। दोनों सास बहू मिलकर घर के आंगन में खुदाई करना शुरू कर देती हैं और चौड़ा सा गहरा गड्ढा खोदना शुरू करती हैं। अरे तुम दोनों सास बहू पागल हो गई हो क्या? क्यों घर की जमीन को ऐसे खोद रही हो? हम घर में नदी लेकर आ रहे हैं पापा जी, इसीलिए जगह बना रहे हैं। अरे बहू, गर्मी के मारे तेरा दिमाग पिघल कर घुटनों में चला गया है क्या? यह घर है, ताजमहल नहीं। घर के अंदर कभी नदी होती है क्या? होती है पापा जी, बिल्कुल होती है। आप बस देखते जाइए अपनी बहू की स्कीम। तुम बस बने बने घर को तोड़ने में लगी हो। इतना गहरा गड्ढा खोद लिया बहू तुमने बेवजह। आप बहू को अपना काम करने दीजिए ना, क्यों दखलंदाजी कर रहा है। सुनीता राकेश को चुप करवा देती है। राकेश चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। 2 दिन में खुदाई का काम पूरा हो जाता है। खुदाई का काम तो पूरा हो चुका है। अब पापा जी और आकाश जी, आप दोनों की मदद चाहिए मुझे। इतना सब कुछ तो तुम पहले ही अकेले कर चुकी हो, अब हम दोनों से क्या मदद चाहिए? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? ये जो मैंने गड्ढा खोदा है ना, आप और पापा जी मिलकर उस गड्ढे को अच्छे से प्लास्टर कर दीजिए। अरे तुम पागल हुई हो क्या? घर के अंदर इतना बड़ा गड्ढा खोदकर उसे प्लास्टर करके क्या करना है? मैं अरे अब हम सारा परिवार मिलकर इसमें ठंडा ठंडा नदी का पानी भरेंगे। लो कर लो बात। कहाँ नदी, कहाँ गड्ढा? अरे इतनी दूर से पानी लेकर आएंगे कैसे? सब मिलकर लेकर आएंगे ना तो एक बार में बहुत सारा पानी आ जाएगा, और एक बार पानी आ गया तो हफ्ते भर तक की छुट्टी है, बार बार नहीं भरना पड़ेगा। बहू, मैं तेरी बात समझ गई। तू किस तरीके से घर में नदी लाना चाहती है। तो माँ जी, आप इन दोनों को भी समझाइए ना। आकाश बेटा, आप सुनिए, जैसा बहू कह रही है वैसा करिए, इसमें ही हमारी भलाई है। प्रिया के कहने पर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्लास्टर होने के बाद पूरा परिवार मिलकर नदी के ठंडे पानी से उस गड्ढे को भर देता है और घर के अंदर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। देखा, बन गई ना घर के अंदर ही हमारी नदी। अब जितना मर्जी नहाओ, जितना मर्जी डुबकी मारो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सच में बहू, अब तो मैं झाड़ू पोछा लगा के आराम से नदी में डुबकियां लगाया करूंगी। और मैं भी जब खाना खाने आया करूंगा तो ठंडे पानी में बैठकर ही खाना खाऊंगा। छत पर जो लकड़ियां पड़ी है ना, उनसे मैं छोटे छोटे कुर्सी टेबल बना दूंगा, जिन्हें हम अपने घर के अंदर बनाई हुई इस नदी में रख सकते हैं। शुक्र है भगवान का कि अब हम सबको गर्मी से राहत तो मिल जाएगी, वो भी घर बैठे। वरना मेरे और बहू के नदी पर चक्कर लगा लगा कर पैरों की ग्रीस ही खत्म हो गई थी। अगले दिन राकेश पुरानी लकड़ियों से नदी के अंदर रखने के लिए छोटे छोटे कुर्सी टेबल बना देता है और पूरा परिवार अब काम करने के बाद आराम से घर में बनाई हुई नदी में खूब मस्ती करता है। कभी कभी सभी लोग नदी में झपकी लेते हैं। ऐसी ही एक दोपहर रैली वाले आए हैं वोट मांगने। बहन जी, इस साल हमें वोट दीजिए, हम घर घर पानी लाएंगे, बिजली की पक्की सुविधा दिलवाएंगे, गांव की सारी सड़कें बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे। आप हमसे हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं ना, इसलिए हम हाथ जोड़कर ही आपको वोट देने से मना कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? वोट नहीं देंगे तो हम जीतेंगे कैसे? आपके जीतने या ना जीतने से हमें क्या फायदा होगा? हर साल आप लोग आते हैं, वोट ले जाते हैं और काम तो करते नहीं। अगर वोट चाहिए तो पहले काम करवाइए, तभी हम आपको वोट देंगे। बिल्कुल सही, हर बार आप लोग हम जैसी भोली भाली जनता को चूना लगा देते हैं। इस बार कोई चूना नहीं लगेगा, आप भरोसा रखकर हमें मतदान कीजिए। आपके गांव को सुधारने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं। वो आदमी मतदान का प्रचार करते हुए आगे चला जाता है। कुछ वक्त बाद इलेक्शन होते हैं और वो आदमी भारी मतों से जीत भी जाता है, जिसके बाद पूरे गांव के लोगों को घर घर पानी की सुविधा पहुंचाई जाती है और बिजली का लगान भी बंद हो जाता है और काफी हद तक लोगों को गर्मी से राहत भी मिल जाती है। लेकिन प्रिया का अपने ससुराल वालों के साथ घर में बनी नदी में मौज मस्ती करना ऐसे ही चालू रहता है। प्रिया, अरे ओ प्रिया, सुनो ना,
क्या यार सरन, सोने तो ना, दिमाग खराब ना करो। लिसन टू मी प्लीज, अर्जेंट बात है। ठीक है बताओ। अर्जेंट बात नहीं हुई ना तो बताऊंगी तुम्हें। अरे कल मम्मी का फोन आया था, वो आज आने वाली है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तो मतलब क्या? अरे तो मतलब क्या, मैं क्या करूं? वो तुम्हारी सास है। अच्छा, इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए आपका धन्यवाद। सरन इरिटेट होने लगा और झुंझलाते हुए बोला, तुम बात की गहराई को समझ नहीं रही हो। मेरी मम्मी आ रही है, मतलब तुम्हारी सास। हमें अपने घर में थोड़े बदलाव करने होंगे, तुम्हें थोड़ा बहू की तरह रहना पड़ेगा। तो अभी क्या मैं दामाद की तरह रहती हूँ? दामाद की तरह नहीं रहती हो, लेकिन ये जो है ना तुम्हारी जुबान लड़ाने की आदत, उसको थोड़ा उनके सामने कम कर लेना, कंट्रोल। अरे यार जाओ ना, सुबह सुबह दिमाग खराब ना करो। ये कहकर प्रिया बाथरूम में चली गई और सरन सिर पकड़कर बैठ गया। तभी दरवाजे की घंटी एक जोरदार झनकार के साथ बजी। प्रिया बाथरूम में थी और सरन, जिसने अभी अभी अपनी बीवी से तगड़ी डांट खाई थी, चप्पल घसीटता हुआ दरवाजे की ओर गया। मम्मी आप इतनी सुबह सुबह? क्या अब तेरी माँ भी अपॉइंटमेंट लेकर आएगी क्या? सरन ने फौरन दरवाजा खोला और अपनी माँ लीलावती को अंदर बुलाया। मन ही मन वो सोचने लगा, हे भगवान बस संभाल लेना। लीलावती अंदर आई, पूरे शाही ठाठ से बैठ गई, जैसे किसी राजमहल में तशरीफ लाई हो। बहू कहाँ है? मम्मी वो बाथरूम में है। सरन झट से रसोई में गया और एक गिलास पानी लाकर माँ को थमाया। लीलावती ने पानी पीते हुए चारों ओर नजरें घुमाई। पर्दे हल्के गंदे, सोफा थोड़ा ढीला और सामने प्रिया का ड्रेस गिरा पड़ा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और प्रिया बाल सुखाते हुए बाहर निकली। सरन, चाय बन गई क्या? लीलावती का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उन्होंने घूर कर प्रिया को देखा। नमस्ते मम्मी जी। और सरन तुम जाओ फटाफट 3 कप चाय बना लो, मैं और सासू माँ बात करते हैं। अरे तुम बना लो ना यार, क्या बोल रही हो ये? रोज तुम बनाते हो ना, तो आज क्या हो गया? जल्दी जाओ वरना मम्मी जी रूठ जाएंगी। सरन ने बिना कुछ कहे हार मान ली और किचन की ओर चल पड़ा, जैसे कोई युद्ध में जा रहा हो। लीलावती अब तक हैरान थी, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। और बताइए मम्मी जी। सब ठीक। कुछ मिनटों बाद सरन चाय लेकर आया। 3 प्यालियां ट्रे में ऐसे आ रही थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपनी सास को चाय पिलाने आई हो। सबने चाय पीना शुरू ही किया था कि फिर टिंग टोंग घंटी बज गई। जाओ देखो कौन है। सरन फिर उठा, अखबार लेकर लौटा, मगर अब तक लीलावती का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने कप रखा और मुंह में आया ज्वालामुखी फोड़ दिया। तो पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया है, जो ये बोले वही करेगा। ऐसा नालायक मैंने तो पैदा नहीं किया था। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। है बेटा है, तुझे देखता है कि घर में बहू नहीं तेरी बॉस आ गई है। प्रिया अब तक मुस्कुराते हुए तमाशा देख रही थी, फिर चुपचाप उठी, अपने कमरे में चली गई। नहीं बेटा मैं जा रही हूँ, मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। तो बीवी से डरता है? छी! लीलावती गुस्से में उठी और दरवाजे से निकल गई। सरन वहीं सोफे पर बैठ गया, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया हो। कुछ देर बाद वो सीधा निकला अपने जिगरी दोस्त वनराज के पास। अरे सरन तू सब ठीक ना? नहीं यार, मम्मी आई थी और घर में सुनामी आ गई। सरन उसे सारी कहानी विस्तार से सुनाता है। सुबह की लड़ाई, प्रिया का आदेश, मम्मी की नाराजगी और खुद की हार। भाई तू तो गया काम से, पर एक बात बता, रोज तू ही चाय बनाता है? हाँ यार, प्रिया कहती है तुम अच्छी चाय बनाते हो, अब मना करूँ तो घर में शांति नहीं रहती। वनराज ने गहरी सांस ली। बाहर से तो मुस्कुरा रहा था, पर अंदर ही अंदर सोचने लगा, मेरी शीमा भी तो वैसी है, और अगर मेरी मम्मी आ गई तो हे भगवान तब क्या होगा। थोड़ी देर में उन लोगों की इधर उधर की बातें चली और फिर सरन चला गया। सरन के जाते ही वनराज ने लंबी सांस ली और कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नाचने लगी। हे भगवान, अगर कल को मेरी मम्मी आ गई तो क्या होगा मेरा? शीना तो सर के ऊपर कढ़ाई फेंक देगी, मेरी तो इज्जत चौराहे पर नीलाम हो जाएगी। अभी उसने हाथ में पानी का गिलास उठाया ही था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। हे बाप रे, मन में नाम लो और सामने प्रकट हो जाए। बेटा कैसी तबीयत है, सब ठीक तो है? हाँ माँ सब बढ़िया, आप बताइए। हाँ सब अच्छा है भगवान की कृपा से। दरअसल हम सोच रहे थे तुझसे मिलने आ जाए।
मैं और तेरे पापा कल सुबह निकलेंगे। तुझे सरप्राइज देने का मन था पर अब बता ही दिया। क्यों? मेरा मतलब, वाह माँ क्या बात है, सरप्राइज तो सुपर हिट होने वाला है। ठीक है तो कल मिलते हैं। ओके बेटा। यस मम्मी, आई एम वेटिंग। फोन करते ही वनराज के तो होश उड़ गए। वो छत की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब तो मेरी भी परीक्षा शुरू। शीना को समझाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी घर घर की कहानी भी क्राइम पेट्रोल बन जाएगी। वनराज को अब शीना से बात करनी थी, लेकिन उससे बात करना आसान नहीं था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और रात के समय शीना के पास गया। शीना उस वक्त मोबाइल पर कोई डेली सोप देख रही थी। शीना, एक जरा सी बात करनी है। अगर फिर से डिनर में गोभी की सब्जी की बुराई करनी है ना, तो मुंह बंद रखना। अरे नहीं यार, वो मेरे मम्मी पापा कल आ रहे हैं। तो क्या मैं बैंड बजाऊं उनका स्वागत करने के लिए? अरे नहीं, मेरा मतलब है बस उनके सामने ना थोड़ी इज्जत से पेश आ जाना और मुझसे भी थोड़ा प्यार से बात कर लेना प्लीज। उनसे तो ठीक है, लेकिन तुमसे प्यार से? वो मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। वनराज की माथे पर पसीना आ गया। उसने कुछ सोचकर तुरुप का इक्का फेंका। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें 3-4 दिन के लिए 5,000 रुपए दूंगा, बस थोड़ा मीठा व्यवहार कर लो। रिश्वत? कितनी शर्म की बात है। पर 5,000 में काम हो जाएगा। डील पक्की? पक्की, बस नकद देना, यूपीआई में दिक्कत आती है ना। अरे डन डना डन। वनराज ने चैन की सांस ली। अब अगली सुबह जैसे ही घंटी बजी, वनराज ने दरवाजा खोला और सामने उसकी माँ चित्रा और पापा हेमंत खड़े थे। दोनों के चेहरे पर थी प्यारी सी मुस्कान। माँ पापा आइए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। आइए बैठिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। चित्रा हैरान, परेशान, आंखें चौड़ी, जैसे किसी फिल्म में बहू की आत्मा बदल गई हो। ये वही शीना है ना? बहू बहुत पतली बदली सी लग रही है। लगता है इसका कोई पेच खिसक गया है। उधर शीना प्यार से पानी लाई और बोली, ये लीजिए, आप लोग पानी पीजिए और आराम कीजिए। बहुत अच्छी है हमारी बहू। सही कहा। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पहली बार मिले हो अपनी बहू से। लग तो ऐसा ही रहा है बेटा। वो लोग बैठकर बातें करने लगे। सब सही था। शीना वनराज को भी नाम लेकर नहीं बल्कि इज्जी उज्जी कर रही थी। तभी चित्रा ने उससे खाना बनाने को कहा। राजमा चावल बना लूं आज बहू? तुम्हारे ससुर को बहुत पसंद है। जी, अभी बनाती हूँ। शीना जैसे ही रसोई में पहुंची, उसने दरवाजे से इशारा किया और वनराज को खींच लिया अंदर। सुनो, तुमने 2 काम बोले थे, इज्जत और प्यार, दोनों करती है। लेकिन खाना बनाना तो डील में था नहीं। अरे यार, अब वो लोग घर के खाने की उम्मीद कर रहे हैं। प्लीज प्लीज खाना बना लो ना। तो फिर एडवांस दो। 5,000 का काम हो गया, अब खाना बनाना एक्स्ट्रा सर्विस है। अरे ठीक है, 2,000 और दूंगा, बस बना दो प्लीज। वाह, क्या ऑफर है। ठीक है, आई एम रेडी। आखिरकार सौदा पटा और शीना ने चटपटा राजमा चावल बनाया। चित्रा ने चखते ही आंखें मूंद ली। बेटा, बहू के हाथों में तो स्वाद है। ये तो सीधा सास बहू भोज जैसा लग रहा है। हाँ, और बहू में सुधार भी है। लगता है तुझे कुछ समझ में आ गया है वनराज। वनराज ने लंबी सांस ली और बुदबुदाया, समझ तो कुछ और आया है, पर समझाना आसान नहीं होता। खाने के बाद जैसे सब उठे, चित्रा का चेहरा खिल उठा। हे भगवान, बहू ने क्या हाथ चला दिया है। इतने सालों बाद किसी के हाथ का इतना स्वादिष्ट राजमा चावल खाया है। मुझे तो लगा था आज भी मुझे वही बेस्वाद दाल रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन ये तो किसी होटल से भी ज्यादा टेस्टी था। अरे मम्मी पापा, ये सब शीना की मेहनत है, इसने दिल से बनाया आपके लिए। दिल से ही तो बनाया है जी। बिल्कुल बहू, तुम तो अब मेरी फेवरेट बन गई हो। शीना ने मुस्कुराते हुए पैसे की मुट्ठी थोड़ी और कस दी। दिन तो सही गुजर गया, लेकिन शाम होते ही चित्रा फिर कमान संभाल लेती है। चलो चलो, अब सब थोड़ा टहलने चलते हैं, खाना भी पच जाएगा और मौसम भी बड़ा सुहाना है। शीना के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। मम्मी जी, आज ना थोड़ी थकावट सी है, कल चल देंगे ना? हैं? थकावट? इसी बीच वनराज एंट्री मारता है। उसकी चाल में थी फिल्मी हीरो जैसी झलक। क्या बकवास कर रही हो शीना? मम्मी अगर कह रही है तो जाना चाहिए ना, हर बात में ना नुकुर क्यों करती हो?
चित्रा आंखें फाड़कर बेटे को देखती है। इतनी तेजी से बोलते तो उसने टीवी सीरियल में भी किसी को नहीं देखा। शीना उसे घूरने लगी जैसे कह रही हो अबे ज्यादा उड़ मत। तभी वनराज उसके हाथ में 2 500 के नोट दबा देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरी माँ जो कह रही है वो करो, ज्यादा बहस मत किया करो, कर लो। और साथ ही उसे आंख मारता है। तो शीना झट से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है जी, चलिए माफ कर दीजिए, मैं अभी तैयार होती हूँ। और फिर वो चित्रा का हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ बढ़ती है। मम्मी जी, आज तो चांद भी शर्मा जाएगा जब देखेगा कि 2 सुंदरियां सैर पर निकली हैं। चल नटखट। उसके बाद रात हुई, सब सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह 6 बजते ही चित्रा की आवाज गूंजती है, शीना उठो बेटा, चलो मंदिर जाना है, जल्दी से नहा लो। चित्रा आवाज देकर चली जाती है, लेकिन शीना तो बिस्तर से चिपकी पड़ी है। वो मनराज को हिलाती है, तुम्हारी मम्मी मंदिर चलने को कह रही है, हमारी डील में ये लिखा था क्या? मैं नहीं जा रही। अरे मम्मी जो कह रही है कर लो ना, मेरी पैंट की जेब में 2000 है, निकाल लो जाओ। सुबह की नींद बहुत कीमती होती है मिस्टर, 2000 में नहीं आएगी, कम से कम 5000 दो। ठीक है भाई 5000 ले लो, पर भगवान के लिए उठ जाओ। शीना की आंखें चमक जाती है। अगले पल वो तैयार होकर चित्रा के साथ मंदिर निकल जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी दोपहर में हेमंत बाहर से घूमकर लौटते हैं और साथ में एक पड़ोसी को ले आते हैं। अरे देखो कौन आया है, शर्मा जी, हमारे पुराने साथी। बहुत जरा चाय तो बना दो हमारे लिए। उसकी शक्ल देखते ही शीना की आंखों में आग जल उठती है। यही पड़ोसी उसे कई बार घूरते पकड़ा गया था। शीना गुस्से से वनराज को इशारे से बुलाती है, मैं इस आदमी के लिए चाय नहीं बनाऊंगी, ये मुझे एक आंख नहीं पाता। क्या तमाशा है? जो कहा जा रहा है वो करो, बहुत तेवर दिखा रही हो आजकल। क्या हो बेटा, सब ठीक तो है? कुछ नहीं पापा, मैं संभाल लूंगा, आप बातें करिए ना। शीना पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है। 1 मिनट बाद वनराज फुफकारता हुआ पीछे पीछे पहुंचता है। तुमने मुझे सबके सामने डांटा? तुम्हें तो अभी बताती हूँ, जहर मिला दूंगी चाय में, जहर। अरे माफ कर दो मेरी जान, देखो मेरी इज्जत की बात है। लो ये लो 10,000। 10,000? हाँ जी 10,000, बस मेरी इज्जत बचा लो, सबके सामने झूठा हीरो बना रहने तो। शीना मुस्कुराते हुए रुपए लेती है, ब्लाउज में दबाकर साड़ी ठीक करती है। ऐसा है तो देखो जी, आज ऐसी चाय बनाऊंगी कि शर्मा जी भी शर्मा जाएंगे। और वो प्यारी मुस्कान के साथ चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचती है। वो ऐसी चाय तो स्वर्ग में भी नहीं मिलती होगी। हमारी बहू है ही ऐसी। वनराज दूर से देखता है और मन ही मन बुदबुदाता है, बस हे भगवान, ये ड्रामा अगले 2 दिन और झिलवा दो, उसके बाद जैसे चाहेगा बैलेंस कर लूंगा। रात का समय था, घर में हल्की हल्की रोशनी थी। हेमंत अपने कमरे में लेटा हुआ था, बदन थका हुआ था और पांव जैसे पत्थर बन चुके थे। कमरे की खामोशी में उसने धीरे से आवाज दी, शीना जरा इधर आओ बेटा। शीना पास ही बैठी थी, कुछ सोच रही थी। हेमंत की आवाज सुनकर वो चौंकी। पाँव में बहुत दर्द है, जरा दबा दो। शीना उठकर धीरे धीरे उसके पास आई। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे कोई दृश्य दीवार उसे रोक रही हो। उसके चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द गले में फंस गए थे। नहीं बेटा कोई बात नहीं, अगर मन नहीं है तो मत दबाओ। हेमंत ने हताश होकर आंखें बंद कर ली, लेकिन ये बात किसी और के कानों तक पहुंच चुकी थी। दरवाजे के पास खड़ा वनराज सब कुछ सुन चुका था। ये क्या तरीका है? पापा ने कुछ कहा और तुमने मुंह बना लिया? वो कमरे में जैसे तूफान की तरह घुसा। मेरे माता पिता जो कहेंगे वो एक बार में मानना पड़ेगा। और ये क्या बदतमीजी है? पापा तुमसे पांव दबाने को कह रहे हैं और तुम खड़ी होकर उनका मुंह देख रही हो। शीना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन कुछ बोलने के बजाय उसने लंबी सांस ली। उसे पता था इस काम के पैसे उसे मिलने ही वाले हैं। वो नीचे बैठ गई और हेमंत के पांव दबाने लगी। दबा रही हूँ जी, आप गुस्सा ना करो। रात में वनराज बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था और शीना मुंह फुलाए दीवार की तरफ देख रही थी। बहुत बन रहे हो आजकल, हर चीज में बस ड्रामा ड्रामा ड्रामा। क्या करूं, मुझे तो हीरो बनने की आदत है। फिर उसने तकिए के नीचे से नोटों की गड्डी निकाली और शीना के सामने फेंकी। ये लो, काम के पैसे, नखरे नहीं चाहिए। पैसे से सब नहीं खरीदा जाता वनराज। अब इमोशनल डायलॉग इंस्टाग्राम पे डाल तो ये लाइन, शायद 100 लाइक मिल जाए। अब तक शीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उठकर खड़ी हुई। ज्यादा उड़ो मत, वरना जमीन पे गिरते देर नहीं लगेगी। बहस जोर पकड़ती गई। एक दूसरे के अहंकार से टकराते 2 इंसान, लेकिन आखिरकार चुप्पी ने दोनों को घेर लिया। करवटें बदलते हुए सो गए। अगले दिन सुबह सुबह चित्रा रसोई के बाहर खड़ी थी। शीना जरा मेरे लिए चाय बना देना बेटा।
मैं बाजार जा रही हूँ, मम्मी जी बाद में बना दूंगी। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। लेकिन ये सुनकर वनराज फिर से अपने एक्शन मोड में आ गया। क्या मतलब है बाद में बना दूंगी? पहले चाय बनाओ, मम्मी कोई पड़ोसन नहीं है। अरे रहने देना बेटा, मैं बना लूंगी, वो जरूरी काम से जा रही है। मम्मी आप बीच में मत बोलिए, घर में कोई भी काम हो काम करने से कतराती है ये। बस बहुत हो गया वनराज, दिस इज टू मच। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपना काम। क्या मेरा कोई हक नहीं है? ओवर मत करो, तुम्हारा काम घर है और कुछ नहीं। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मायके चली जाऊंगी। तुम्हें लगता है हर चीज पैसे से खरीद लोगे? वनराज का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, उसकी आंखों में आग थी। उसने हाथ उठाया, बस एक पल और शीना के गाल पर उसका थप्पड़ पड़ने ही वाला था। वनराज! और उसी क्षण जैसे बिजली सी कौंधी हो, चित्रा ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी, अपनी बीवी पर हाथ उठाएगा? उसके शब्द गूंजते गए। उसने झटके से उसका हाथ पीछे धकेल दिया। वनराज ठिठक गया, आंखें फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने ये किया। मम्मी जी? हाँ बहू, अब बहुत हो गया। पिछले 2 दिन से सब देख रही हूँ, जब देखो तब चिल्लाता है, दांत पीसता है, बात बात पर नीचे दिखाता है। क्या यही शादी है? मम्मी आप मेरी बात तो। चुप रह, तू नहीं बोलेगा अब। हर काम ये लड़की करती है, फिर भी तुझे चैन नहीं। और आज तो हद ही कर दी, हाथ उठाने चला था। वनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसका घमंड झड़ता जा रहा था। क्या ये तेरे संस्कार है? क्या मैंने तुझे ऐसे सिखाया था? मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहते हुए। शीना बाहर से गंभीर बनी रही, लेकिन अंदर उसके मन में जैसे लड्डू फूट रहे थे। और सुन, अगर घर के काम में थोड़ा हाथ बटा लेगा तो तेरा हाथ घिस नहीं जाएगा। इतने में हेमंत भी कमरे में आ गया। क्या तमाशा है ये वनराज? क्या तूने मुझे कभी देखा है अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? जरा तमीज सीख ले बहू से बात करने की। वनराज अब पिघलने लगा था, उसने हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो पापा, मम्मी गलती हो गई। लेकिन चित्रा का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने अलमारी खोली, अपना सामान निकाला और फिर हेमंत की ओर देखा। चलिए जी, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जिस घर में बेटे के अंदर इतनी इंसानियत नहीं, वहाँ रहने से क्या फायदा? हेमंत ने एक पल सोचा, फिर अपना बैग उठाया। चलो। वनराज दरवाजे तक आता रहा, पैर पकड़ने की कोशिश की। मम्मी पापा प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन वे नहीं रुके। दरवाजा बंद हुआ, वनराज अकेला रह गया। तो बनते थे बड़ा हीरो, देखो जीरो बन गया। मजा आ गया। ओए, अब पैसे तो दे दो मेरी एक्टिंग फेल हो गई, पर मेहनत तो की थी। सॉरी जी, आपने कहा था काम करो, मैंने किया, लेकिन रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है ना। भुगतो अब। वनराज अब चारों खाने चित था। बीवी ने गेम खेला, माँ ने तमाचा मारा और बाप ने भी साथ छोड़ दिया। कभी कभी हीरो बनने की इतनी कीमत चुकानी पड़ती है कि इंसान सच में विलन बन जाता है अपनी ही कहानी में।